Hello student, today I will teach lesson number 2 of हिंदी। वारिस कौन। लेसन का नाम क्या है? वारिस कौन। इसकी लेखिका का नाम क्या है? विभा रानी। लेखिका का नाम विभा रानी। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परिचय। अब आपको लगता होगा कि वारिस कौन। अब वारिस का मतलब बारिश से आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये वारिस का मतलब बारिश से नहीं है, ये वारिस कुछ और इसका मतलब है। मैं आगे आपको लेसन में समझाती हूँ। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। जन्म 1959 मधुबनी बिहार। परिचय बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। कौन से स्तर की लेखिका हैं वो? राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाटक लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उन्होंने इन सारी चीज़ों में अपना कलम चलाया है और आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में भी निरंतर काम कर रही हैं। वो इसमें निरंतर काम कर रही हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, मिथिला की लोक कथाएं, मिथिला का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। आपने शायद ये देखा होगा, सीरियल देखा होगा, उन्होंने बनाया है, आया है टेलीविज़न पे भी ये सीरियल। और नाटक समरथ कैन, द्विभाषी, हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। इन्होंने इतनी सारी कृतियाँ किया है। अब हम देखेंगे गद्य संबंधी। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय का, साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। अभी लेखिका का कहना क्या है, विभा रानी का क्या कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए, मतलब हमें अपने लाइफ में सफल होने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। मतलब समय हमें अपना गंवाना नहीं चाहिए, समय को हमेशा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि समय अगर चला गया तो वापस नहीं आता है। और जो साधनों का हमें सदुपयोग करना है वो वैसे ही करना है, ये नहीं कि उसका दुरुपयोग करें। अब हमारे पास साधन है, सपोज़ अगर कोई अच्छा सा साधन हमें इधर आने जाने के लिए है या कुछ और है, तो ये नहीं कि हम उसे बिना मतलब का लेकर दौड़ते रहें, भागते रहें, वो नहीं। हमें उसको सही काम के लिए यूज़ करना है। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। और जो भी व्यक्ति इन दोनों चीज़ों का दुरुपयोग करता है वो लाइफ में कभी सफल नहीं होता है। अब हम देखेंगे वारिस कौन। हम रीडिंग भी करेंगे साथ में और समझेंगे भी, ठीक है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो? राजा बहुत चिंतित हो गए कि मेरे पास 4 बेटियां हैं और मैं कैसे पता लगाऊं कि उसमें सबसे बुद्धिमान बेटी मेरी कौन है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान पहले से था, तो बेटे जो रहते थे वो उनके घर के वारिस होते थे और बेटियां जो रहती थी वो अपने घर चली जाती थी, शादी करके ससुराल चली जाती थी। लेकिन जो ये राजा है उनको कोई बेटा नहीं था, उनकी बेटी ही थी और बहुत बड़े राजा थे, उनका राजपाट बहुत बड़ा था। तो फिर वो उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए वो ऐसा ढूंढ रहे थे कि मेरी चारों बेटियां में से कौन सबसे समझदार है जो मेरा उत्तराधिकारी बन सकती है और राजपाट संभाल सकती है। तो फिर वह सोचने लगे, राजा सोचने लगा कि अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। राजा को एक बहुत अच्छी उपाय सूझ गई। फिर क्या किया उन्होंने? उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद
मैं जब इन्हें मांगूंगा तब मुझे वापस कर देना। अब देखो राजा ने एक उपाय लगाया, अपनी चारों बेटियों के अपने पास बुलाया, अपने साथ बैठाया उनको, और फिर उनको ऐसा ऐसा बोला कि मैं ये गेहूं के 100 दाने तुम चारों को दे रहा हूँ, और ये दाने मुझे 5 साल के बाद सब लोग वापस करेंगे। बस यहीं पे उनका बात खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, बेटियां देखो क्या करती हैं, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब 100 दाने जो बड़ी बहन ने लिया तो क्या किया, खिड़की के बाहर फेंक दी। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं की इन दानों की याद रहेगी, भूल जाएंगे पिताजी, ऐसे वो सोचने लगी। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, मतलब उसको लगा कि अगर पिताजी को याद भी रहा कि 100 दाने उन्होंने मुझे दिया है तो मेरे पास किस चीज़ की कमी है, भंडार से जाऊंगी, गेहूं लेकर आऊंगी और पिताजी को दे दूंगी, ऐसा उसने सोच लिया। और फिर दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में, सोचो उन दानों को, उसका दिमाग कितना काम कर रहा था कि बेचारी सोची चांदी की डिब्बी में रखूंगी तो 5 साल बाद में हो सकता है सोना बन जाए, ऐसा ही कुछ सोचा होगा शायद से, बट ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके, सोचो मखमली थैले से उसने बंद करके, जैसे कि बहुत कीमती चीज़ रखी जाती उस तरीके से रखा। सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब दूसरी बेटी ने तो ऐसा कर दिया। अब हम देखते हैं कि तीसरी बेटी ने क्या किया। तीसरी बहन जब सोचती रही कि इसका क्या करूं, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। जो सबसे छोटी बहन थी थोड़ी शरारती थी, तनिक बच्ची भी थी, वो छोटी थी वो, इसलिए तो उसने गेहूं के दाने को क्या किया, भुनवा करके खा गई, उसको कोई परवाह नहीं है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए। अब तीसरी राजकुमारी क्या थी, समझदार थी, तभी वो सोचने लगी कि पिताजी को ऐसे ही खुरापात क्यों सूझेगा और हमको गेहूं के दाने क्यों दे देंगे, 100 दाने, इतने बड़े राजा हैं, हमें सोना चांदी देंगे, अच्छा उपहार देंगे, ये गेहूं के दाने क्यों हमें देंगे जो हमारे भंडार में हमेशा पड़ा रहता है। फिर वो दिमाग लगाने लगी, सोचने लगी कि अभी इसका क्या करूं मैं। फिर उसने क्या किया, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, वो सोच रही है। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख दिया। मतलब उसने पहले क्या किया, तीसरी बहन ने अपने सभी बहनों की तरह उसने भी गेहूं को अच्छे से संभाल के रख दिया। फिर सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। दो तीन दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। अब उसको देखो इतना अक्ल आया कि गेहूं के दाने हम रख नहीं सकते हैं, बहुत करेंगे 6 महीना साल भर यही रखेंगे ना, इससे ज़्यादा तो हम नहीं रख सकते। फिर उसने बीज उगाने के बारे में सोच लिया और उसको बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। मतलब राजकुमारी का ये जो प्रक्रिया है ये चलती रही 5 साल तक। उसने फिर से बोया, फिर से काटा, फिर से बोया, फिर से काटा। ये प्रक्रिया 4 साल तक चलती रही। जब 5वां साल आता है तो 5वें साल में भी उसने बीज को खेत में डाल दिया था। और इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। और फिर हम देखते हैं 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। अब राजा ने अपनी बात फिर से कही, बोला कि जो मैंने आपको दाने दिए थे वो दाने अब मुझे वापस करो। फिर बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्योंकि राजा को पता चल जाएगा कि 5 साल का दाना कैसा होता है और तुरंत का लाया हुआ दाना कैसा होता है।
अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पहले तो राजकुमारी ने कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर बोला, मतलब गुस्से से बोला, पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी कि ये दाना मैं भंडार से लाई हूँ। फिर उसने सच्ची बात बताई कि पिताजी मैं दाना भंडार से लाई हूँ, वो दाना तो मैंने कब का फेंक दिया। फिर राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? फिर क्या बोला राजकुमारी ने? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने पूरे सड़ गए थे, क्योंकि वो दाने सड़ तो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कठोर चीज़ तो है नहीं, सोना चांदी हीरे मोती तो है नहीं कि वो पड़े रहेंगे, है ना। फिर तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? किसने पूछा? राजा ने, उसके पिताजी ने पूछा। फिर तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। उनकी बेटी ने क्या कहा कि मैं पिताजी इसका उत्तर अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। अब पिताजी सोचने लगे, और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। अब पिताजी सोचने लगे कि हमारी तीसरी बेटी क्या करने वाली है, मुझे कहाँ लेके जाने वाली है। बोल रही है दूर जाना पड़ेगा, कल लेके चलूँगी। अब वो सोचने लगे कि वो क्या कर रही है, क्या करने वाली है, या क्या करके रखा है उसने। फिर राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। बड़े ही बचकानी हरकत में उसने अपने पिताजी से बोला, जैसे बच्चे बोलते हैं, हाँ ये तो मैंने खा लिया, आपको नहीं पता, ऐसे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, आप भी पिताजी। फिर वो लड़की क्या बोलती है, उनकी राजकुमारी जो रहती है बेटी, आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब वो थोड़ी सी बच्ची जैसी थी, तो कैसे बच्ची बोलते हैं, उस प्रकार से अपने पिताजी से बात करे कि पिताजी आप भी क्या ये 100 दाने गेहूं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो फिर देखो बाद में क्या होता है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि राजा ने जिस उद्देश्य से वो दाने दिए थे अभी तक वो सफल नहीं हुए। बहुत बेचारे उदास हो जाते हैं। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि 3 बेटियों से उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि उन्होंने गेहूं के दाने का क्या किया। अब उन्हें तीसरी बेटी पर, मतलब 3 बेटियों का तो हो गया था, इनका नंबर तीसरा था ये बेटी का, इसलिए तीसरी बेटी दिया हुआ है। कैसे होता है, बड़ी बहन, उससे छोटी बहन, उससे छोटी को तीसरी बोलते हैं, उससे छोटी को चौथी बोलते हैं, ऐसे। तो फिर वो तीसरी बहन से थोड़ी सी उम्मीद उनको थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी। अब क्या कहा, राजकुमारी आई राजा के पास, अपनी मतलब उनकी बेटी अपने पिताजी के पास आई और बोलती है, पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ रखा है, वे दाने कहाँ हैं। अब वो पिताजी को अपने ले करके चल पड़ी, रथ पर सवार हो गए। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर के पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। जैसे ही महल नगर को पार किया रथ और वो खेत की तरफ चल पड़ा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं? राजा ने पूछा, आखिर तूने गेहूं के दाने कहाँ रखे हैं? तुम मुझे किधर किधर घुमा रही हो, कहाँ लेके जा रही हो? तुमने वे 100 दाने मतलब कहाँ छोड़े हैं, ऐसा बोले, कहाँ रखे हैं? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ लेके चलोगी, तो उन्होंने बोला कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, अपनी बेटी से बोल रहे हैं। तब तक रथ के एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। खेत आपको पता है, जब ये हरा भरा रहता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसी के सामने आकर रथ खड़ा हो जाता है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी।
तो राजा बहुत ध्यान से देखने लगे कि सामने वाले खेत में तो बहुत बड़ी अच्छी गेहूं की फसल है, और फिर उसकी बालियां हवा से झूम रही है। बालियां मतलब कान की बाली नहीं, जो गेहूं की बाल होती है ना, जिसमें से गेहूं के जौ निकलते हैं ना, गेहूं के छोटे छोटे कण निकलते हैं ना, वो होते हैं गेहूं की बालियां। शायद जो गांव से बिलोंग करता होगा वो गेहूं की बाल देखा होगा, ठीक है। और वो बालियां कैसे हो रही, हवा में झूल रही हैं। जब हवा चलता है ना तो बालियां ऐसे लहरती हैं, जैसे राजा को कोई खुशी भरी गीत सुना रही हो। अब राजा को ऐसा लग रहा है ना कि वो हवा जब चल रही है ना और वो बालियां झूम रही हैं, तो उनको लग रहा है मुझे कोई संगीत सुना रहा है। फिर राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। फिर राजा एकदम आश्चर्यचकित होकर राजकुमारी की ओर देखने लगे। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये हैं वो 100 दाने। राजकुमारी ने क्या कहा, पिताजी ये हैं वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। राजकुमारी क्या बोल रहे हैं कि जो आपने मुझे 100 दाना दिया था वो मैंने लाखों में परिवर्तित कर दिया है। वो मैंने किस में परिवर्तित किया है, लाखों दानों में परिवर्तित कर दिया है जो आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। राजकुमारी बोल रहे हैं कि पिताजी मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। राजा ने उसे गले लगा लिया। राजा ने एकदम खुश होकर एकदम मुस्कुराने लगे और अपनी बेटी को गले लगा लिया। अब मैं निश्चिंत हो गया। राजा बोलते हैं कि बेटी अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। क्योंकि राजा को एक समझदार उनकी बच्ची मिल गई जो उनके राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी बनेगी, और राजा निश्चिंत रहेंगे, है ना। अभी बेटा नहीं है तो बेटी उत्तराधिकारी बनेगी। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखते हैं शब्द वाटिका मतलब नए शब्द। तनिक मीन्स थोड़ा, मकसद मीन्स उद्देश्य, खोल मीन्स आवरण, उम्मीद मीन्स आशा, उत्तराधिकारी मीन्स वारिस। जो आपके लेसन का नाम है, वारिस कौन, तो वारिस कौन है, उसकी तीसरी बेटी वारिस है। अब मुहावरे में क्या है, चक्कर में पड़ जाना, दुविधा में पड़ना, गले लगाना, प्यार से मिलना। ये आपको मुहावरे जो इसमें दिए हुए हैं आपको वाक्य में प्रयोग करके अपने नोटबुक में लिखना है। हाँ, नोटबुक में लिखना है, और ये भी आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है शब्दार्थ, इसको भी लिखना है। अभी मैं आपको उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो इसमें सबसे पहले क्या आया था वो हम अब इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे। हाँ, जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया था वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आया था, सभी के उत्तर से राजा बड़ी निराशा हुई। नहीं, ये नहीं आया था। तो सबसे पहले क्या आया था, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। जब वो सोच रहे थे तो उनको एक उपाय सूझा था ना। फिर सेकेंड टाइम में राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर थर्ड टाइम में रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और 4 में क्या है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। ये राइट आंसर, मैंने नंबर भी डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो, सूचना के अनुसार कृतियां करो, उत्तर लिखो। गेहूं के दाने चारों बहनों ने क्या किया। मैंने आपको लेसन में अच्छी तरह से समझा दिया है कि चारों बहनों ने क्या किया। उसका क्योंकि बहुत बड़ा है तो मैं इसमें लिख नहीं सकती हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सही विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ये जो लिखा हुआ है ना फिलअप, आपको इसमें से विकल्प को चुनना है। अब देखो, जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, उद्देश्य। और सो मैं उन्हें खा गई। अभी क्या है, सो मैं उन्हें खा गई, कैसे खा गई, भुनवा कर। बाकी का आप खुद से करोगे। ओके चिल्ड्रेन, अभी देखो परिणाम लिखो। परिणाम आपको लिखना है, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम।
अब परिणाम आप लिखेंगे ना, जो उनकी तीसरी बेटी ने गेहूं बोने के बोया तो क्या क्या उसमें से निकला, कैसा परिणाम हुआ, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। थर्ड क्या है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम, वो भी आप लिखेंगे कि वो जब संदूकची में रखती है तो उसके साथ क्या होता है, दाने के साथ उसका परिणाम क्या होता है वो लिखेंगे। और क्या है, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। अब सब बेटियों का उत्तर सुनकर राजा को क्या परिणाम मिला वो आपको लिखना है यहाँ पे। बहुत ईजी है, लेसन में मैंने सब सिखाया है। अगर आपको नहीं समझा तो फिर बाद में मेरे से पूछना। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम, राजा जब गुस्से से राजकुमारी से पूछे तो उसका क्या परिणाम हुआ था, उसने सच बोल दिया था, है ना। तो वो आपको सब लिखना है। अब देखो भाषा बिंदु आ गया। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में से ढूंढकर लिखो। इसमें से 3-3 वाक्य आपको पाठ में से ढूंढकर लिखना है, जो मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी। अब देखो उपयोजित लेखन, मैंने समझा। अब इस लेसन में आपने क्या समझा, आपको क्या सीख मिली, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे मैंने समझा में। ओके। अब देखो स्वयं अध्ययन, स्वयं अध्ययन करना है मतलब खुद से पढ़ना है। अब देखो बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। ठीक है। अब ये जो बीरबल की चतुराई की कहानी है, इसका आप मुद्दा बनाएंगे। कहानी का मुद्दा आता है ना, वैसा मुद्दा आप बना करके इसको आप प्रस्तुत करेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।